एसएम कृष्णा जी ने हम लोगों को नोटिस नहीं भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है जिस पे 20 मई की डेट डली हुई है। हमने तो 25 मई को शायद 26 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज किया था। 26 मई को जो हम लोगों ने 15 मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाए थे, उसके पहले हम लोगों ने 7 मई को सभी मंत्रियों को एक चिट्ठी लिख के कहा था, उनको सारी डिटेल्स भेजे थे कि हम आपके ऊपर ये आरोप लगाने वाले हैं, अगर आपको इसके ऊपर कुछ कहना है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी उन्होंने उस लेटर के रिस्पॉन्स में भेजी है, लेकिन हमको भेजी एक्चुअली 27 तारीख। हाँ, लेकिन हमें डिलीवर 27 तारीख को की गई है, डेटेड 20 मई है, और ये कोई लीगल नोटिस नहीं है। इसमें मोटे मोटे तौर पे एक ही बात उन्होंने कही है कि भाई आपने अपने नोट में ये नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ ये जो था उस पर स्टे लग गया है, उनके खिलाफ जो एफआईआर थी उसके ऊपर स्टे लग गया, केवल इतना ही उन्होंने इसके ऊपर कहा है। तो ये हम उनकी इसका डिनाई करते हैं और इसके ऊपर हम आज उनको ये चिट्ठी भेज दी है हम लोगों ने उनको रिस्पॉन्स में। और इस चिट्ठी में हमने उनको पूरा लिखा है कि किस तरह से उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ भी जब जांच चल रही थी तो उनको फाइलें नहीं दी उन्होंने, और लोकायुक्त के जांच में उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, और किस तरह से उन्होंने कई तथ्य छुपाए हैं। आज हम उनके ऊपर एक आरोप और लगा रहे हैं। जब हमने 26 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने देश के लोगों से अपील की थी कि अगर आपके पास देश के मंत्रिमंडल में बैठे किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो आप प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखिए और हमें भी भेजिए। उसके बाद कई लोग संपर्क कर रहे हैं। हम आज फिर ये अपील करेंगे देश की जनता से कि अगर आपके पास कोई सबूत है देश के मंत्रियों के खिलाफ तो आप सबूत भेजिए, और इन सबूतों को तो आज हम एक आरोप एसएम कृष्णा जी के ऊपर एक तो उस दिन लगाया था जिसके लिए उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। आज हम एक आरोप और लगा रहे हैं उनके ऊपर कि जब वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किस तरह से आयरन और फाइन्स जो हैं वो किस तरह से सस्ते दामों के ऊपर और मनमानी कंपनियों को बिना बिडिंग के, बिना टेंडरिंग के, बिना किसी प्रोसेस के लुटाया है। मैं प्रशांत से कहूँगा कि वो इसके डिटेल के बारे में आपको बताएं। एसएम कृष्णा साहब ने जो चिट्ठी भेजी है, जो कि 27 तारीख को हम लोगों को हैंड डिलीवर करी गई, हमारे घर पर कोई लेकर आया था, उसमें पहली बात तो ये लिखी है कि आपने अपनी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने स्टे ले लिया है उस इन्वेस्टिगेशन का, उनके ऊपर चार्ज जो लगाया गया था वो ये था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के तो उन्होंने दसियों हज़ार हेक्टेयर फॉरेस्ट की ज़मीन डी रिज़र्व करके निजी कंपनियों को माइनिंग के लिए रिलीज़ कर दी, और ये सब बेईमानी से करा गया। उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करी गई उसके हिसाब से मैंने कर दिया, उसमें मेरा क्या रोल। उसका जवाब हम लोगों ने इसमें दिया है और इसमें दस्तावेज़ लगाए हैं जो ये दिखाते हैं कि उनके सामने जो फाइल पुटअप करी गई उसमें फॉरेस्ट सेक्रेटरी ने पहले लिखा कि भाई ये फॉरेस्ट एरिया है, ये डी रिज़र्व नहीं किया जा सकता माइनिंग के लिए क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत डी रिज़र्व नहीं हो सकता। दूसरी बात, वैसे भी पर्यावरण के लिए बहुत गलत होगा ये फॉरेस्ट का एरिया डी रिज़र्व करना, और यही बात फॉरेस्ट के मंत्री ने भी लिखी। अगर आप इसके जो आपको चिट्ठी दी गई है इसके पेज 9 पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि पेज 9 पर बॉटम में ये लिखा है, लास्ट में पैरा 236, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस फाइल इज ए प्रपोजल फॉर डी रिजर्वेशन ऑफ मिनरल बेरिंग एरियाज एज प्रपोज्ड इन पैरा 233 प्री पेज, फॉरेस्ट एरियाज में नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रपोज्ड डी रिजर्वेशन। और ये साइन किया है सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। उसके बाद ये फाइल जाती है फॉरेस्ट मिनिस्टर के पास, फॉरेस्ट मिनिस्टर की फिर अगले पेज पर, पेज 10 पर नोटिंग है पैरा 240, इन व्यू ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 विच प्रोहिबिट्स नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी
and the recent observations of the Supreme Court, mining in forest areas be prohibited. Para 236 is affirmed. और ये मंत्री जो थे फॉरेस्ट के, इन्होंने लिखा। इसके बाद एक कैबिनेट नोट बनाया जाता है और उस कैबिनेट नोट में ये झूठी बात लिख दी जाती है कि ये जो डी रिजर्वेशन के लिए जो एरियाज प्रपोज करे जा रहे हैं इसमें कोई फॉरेस्ट नहीं है। और इसके आधार पर ये कृष्णा साहब ने खुद, अगर आप देखें उनका अप्रूवल जो है, हाँ, उनका दस्तखत पेज नंबर 16 पर ये फाइल उनके पास पुटअप करी जाती है, जिसमें फॉरेस्ट सेक्रेटरी की नोटिंग थी, फॉरेस्ट मिनिस्टर की नोटिंग थी। सब उनको पता था कि ये फॉरेस्ट एरिया है और सब लोग, फॉरेस्ट मंत्रालय के जितने लोग हैं, सब ने यूनिफॉर्मली मना किया है कि इसको डी रिजर्व मत करिए। लेकिन वो आदेश दे देते हैं कि इसको डी रिजर्व कर दिया जाए, और जिसके वजह से आज कर्नाटक के लोक आयुक्त की रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ पर सारे जंगल बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के ख़त्म कर दिए गए इस माइनिंग के चलते हुए, और एक वहाँ पर माइनिंग माफिया बन गया रेड्डी ब्रदर्स वगैरह का, जिसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए का सरकारी संपत्ति को भी लॉस हुआ है। दूसरा वो लिखते हैं कि देखिए ये मैटर तो सब जुडिस है, कोर्ट में है, आप लोग इसको कैसे रेज कर सकते हैं। सब जुडिस है, पहली बात तो स्पेशल कोर्ट ने बोला कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लोकायुक्त कोर्ट ने। उसके खिलाफ खुद वो इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कृष्णा साहब हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि देखिए इस पर दो बातें लिखी हैं। एक बात तो है कि ये डी रिजर्वेशन कैसे हुआ, इसमें तो बिल्कुल तहकीकात होनी ज़रूरी है और तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा मामला जो रेज़ किया गया है वो ये है कि मैसूर मिनरल्स जो एक सरकार की कंपनी है, वहाँ उन्होंने बहुत सारे, उनके पास ये जिसको आयरन ओर फाइन्स कहते हैं, छोटे छोटे पीस आयरन ओर के, ये उनके वेस्ट की तरह इकट्ठा होते रहे थे बहुत सालों तक। और जब उसकी टेक्नोलॉजी आ गई कि इन फाइन्स को कैसे आयरन ओर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये बहुत वैल्यूबल हो गए, इनकी प्राइस 2500 रुपये टन हो गई। और उस समय जब कृष्णा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो ये इसमें बहुत सारे अलॉटमेंट्स कर दिए गए निजी कंपनियों को, जो कंपनियां वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे और एमएलएस थे उन्होंने बनाई थी। मैसूर मिनरल कॉरपोरेशन की तरफ से अलॉटमेंट कर दिए 25 से लेकर 350 रुपये टन के बीच के प्राइस में, 25 लोएस्ट और करीब 350 रुपये हाईएस्ट, जबकि उसका मार्केट प्राइस 2500 रुपये टन था। और तुरंत अलॉटमेंट होने के बाद ही ये कंपनियां दूसरी कंपनियों से एग्रीमेंट कर लेती थीं और उनको बेच देती थीं 2000-2500 रुपये टन में। इसके बारे में भी लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन लोकायुक्त के पास, क्योंकि उस समय ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि इसमें किसका क्या रोल है या कृष्णा का क्या रोल है, तो उनके रोल के बारे में लोकायुक्त की रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा था। और इस वजह से हाई कोर्ट ने ये बोला कि लोकायुक्त की रिपोर्ट में कृष्णा के खिलाफ इस अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस आदेश के खिलाफ भी कृष्णा साहब सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आकर सुप्रीम कोर्ट से वो भी इन्वेस्टिगेशन जो डी रिजर्वेशन का है उसको स्टे करा लेते हैं। और अब कहते हैं कि देखिए ये मामला सब जुडिस है, तो आप क्यों कैसे उठा सकते हैं। देखिए सब जुडिस है कि नहीं है, उससे तथ्य गायब नहीं होते। सवाल ये है कि जब इस तरह से दसियों हजार हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का डी रिजर्वेशन हुआ और जो ऑब्जेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेज कर रहा था उसके बावजूद भी डी रिजर्वेशन किया गया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट भी ख़त्म हो गए और निजी कंपनियों को अवैध फ़ायदा हुआ,
तो क्या उस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और अगर कृष्णा साहब का उसमें कोई रोल नहीं है, अगर उनको मिसलीड किया गया तो उनका इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएगा कि भाई इनका कोई रोल नहीं है और अफसरों ने बेईमानी करी। वो इन्वेस्टिगेशन से, तहकीकात से क्यों इतना घबरा रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? यही बात हमने जो कृष्णा साहब के खिलाफ जो नोट प्राइम मिनिस्टर को भेजा था उसमें लिखा था। अब आई बात इसकी, देखिए दूसरा जो मुद्दा था जो अलॉटमेंट ऑफ फाइन्स वाला, जिसमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान या बल्कि हजारों करोड़ का नुकसान सरकारी संपत्ति को हुआ, उसका मुद्दा इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट ने नहीं रेफर किया, क्योंकि उस समय लोकायुक्त की रिपोर्ट में कृष्णा साहब के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा था। लेकिन अब हमको दस्तावेज कई सारे मिले हैं जो कि लोकायुक्त के पास नहीं थे, जो हमको भेजे गए, और उसमें अब आप दस्तावेज अगर देखिए, पहला देखिए पेज 21 पर किस तरह से ये फाइन्स का अलॉटमेंट हो रहा था। मिनिस्टर फॉर माइंस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और आर शेखर पार्टनर ये लिखते हैं कि हमको ये अलॉट कर दीजिए, रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख टन्स, और उस पर मुनियप्पा जो मिनिस्टर है नोट, उसी चिट्ठी पर नोट लिख देते हैं प्लीज अलॉट 50,000 टन्स, और मुनियप्पा का दस्तखत है जो उस समय माइंस मिनिस्टर थे। इसी तरह से धड़ाधड़ अलग अलग कंपनियों का, अगले पेज 22 पर जाइए तो एक और इसी तरह से नोट में लिखते जा रहे हैं कि इनको इतना अलॉट कर दीजिए, इनको इतना अलॉट कर दीजिए। उससे पहले भी जो पेजेस हैं 19, पेज 19 देखिए, फिर मुनियप्पा काइंडली अलॉट 20,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन अलॉट करने का आदेश मैसूर मिनरल्स को मिनिस्टर देता चला जाता है। और अगर आप देखें कि कितना कितना एक एक कंपनी को अलॉट हो रहा था, तो पेज 20 पर एक ग्रुप ऑफ कंपनी, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अलॉटमेंट दिया है 10 लाख टन। 10 लाख टन, अगर मान लीजिए एक टन पर 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो 200 करोड़ रुपए का तो नुकसान सीधा की सीधा एक कंपनी को जो अलॉटमेंट किया गया उसी से हो गया, SPS के ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब आप आइए, इनका क्या रोल है मुख्यमंत्री का? ये तो उनका मिनिस्टर कर रहा था। अब इसका एविडेंस की कृष्णा साहब ये करवा रहे थे, इसका एविडेंस पेज 31 पर है। पेज 31 पर आइए, पेज 31 पर ये चिट्ठी है BS श्रीधर, स्पेशल ऑफिसर टू द चीफ मिनिस्टर, यानी कि कृष्णा साहब के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो थे BS श्रीधर, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और ये कन्नड़ में है। इसका ट्रांसलेशन हमने अलग से आपको दिया है एक पेज पर, एक पेज आपको अलग से दिया गया होगा जिसमें ट्रांसलेशन है। श्रीधर साहब लिख रहे हैं, ये चिट्ठी लिखी गई है मैसूर मिनरल्स को, मेसर्स मैकॉर्मिक इंजीनियरिंग कंपनी टू whom iron ore allotment has been made from have requested the honorable chief minister to make allotment in so and so, as it is not possible to supply from this mine, I am directed to ask you to take suitable action। यानी कि इससे साफ है इस चिट्ठी से कि चीफ मिनिस्टर खुद अपने अफसर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के थ्रू इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे थे। तो एक एक कंपनी को कितने कितने अलॉटमेंट्स हुए ये तो लोकायुक्त की रिपोर्ट में भी है, लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट में कृष्णा साहब का डायरेक्ट नहीं लिखा था क्योंकि उनके पास ये सब दस्तावेज नहीं थे। अब सवाल ये है, हम लोगों ने इस चिट्ठी के जवाब में लिखा है कि इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसकी एक कॉपी हम प्रधानमंत्री को भी भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर भी
कृष्णा साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इतने लाख टन, मिलियंस ऑफ टन्स, यानी कि कई मिलियन टन आयरन ओर के फाइन्स को कौड़ियों के दाम पर इस तरह से अपने मिनिस्टर्स या एमएलएस की कंपनियों को कर दिया गया, और जिसमें सीधा हस्तक्षेप जो मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर कृष्णा साहब उनका था, तो इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और हमने उनको ये भी लिखा है कि देखिए, आप जितना इस तहकीकात को रेजिस्ट करेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि ये तहकीकात ना हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाकर, चाहे किसी और तरह से, उतना ही जनता के माइंड में आपके खिलाफ सस्पिशन बढ़ता जाएगा। अगर आप मानते हैं कि आप पाक साफ हैं, आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी, गड़बड़ी आपके नीचे के अफसरों ने करी है, चाहे वो आपके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं, चाहे वो आपके और अफसर थे, चाहे आपके मंत्री थे, तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों ऐसे इन्वेस्टिगेशन से कतरा रहे हैं? स्पोक्स पर्सन के बयान आ रहे हैं कि ये सारे के सारे तो अनसब्सटैंशिएटेड चार्जेस हैं, इनके ऊपर जांच कैसे हो सकती है? तो बस यही तरीका है कि हमारे देश में जांच का, इन्होंने कह दिया अनसब्सटैंशिएटेड है तो ये अनसब्सटैंशिएटेड हो गए, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस ने कह दिया कि अनसब्सटैंशिएटेड है तो अनसब्सटैंशिएट, कौन सब्सटैंशिएट करेगा? जांच कौन करेगा? ये तो जांच का कोई तरीका नहीं होता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सारी की सारी जांच एजेंसीज इन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई को दसियों लाख टन, यानी 1 मिलियन टन एक एक ग्रुप ऑफ कंपनी को अलॉट करे गए। 1 मिलियन टन का मतलब है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान 200 करोड़ से ज़्यादा का है। तो अगर इस तरह की मान लीजिए 5 ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, तो 1000 करोड़ का स्कैम होता है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, पर कई 100 करोड़ का स्कैम है, हो सकता है हजारों करोड़ का। एक दो कंपनियों का हमने बता दिया है कि एक दो ग्रुप ऑफ कंपनीज को कितना अलॉटमेंट किया गया। प्रशांत जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टे क्या है, ऑर्डर उसमें क्या था? और दूसरा चीज़, जो ये प्राइस के बारे में आप बता रहे हैं कि करीब 25 से 350 रुपए पर टन का प्राइस है, ये असेसमेंट कहाँ से है, किस रिपोर्ट के आधार पे आप ये? नहीं, ये तो हमने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। देखिए, अगर आप देखें, जरा पकड़ो, इनके अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, प्राइसिंग पर सर आप प्राइसिंग का ही बता रहे हैं, उसी में प्राइसिंग लिखी हुई है। देखिए, इस तरह से लिखते थे, जैसे पेज 19 पे लिखा काइंडली सप्लाई 50,000 टन वगैरह। उसके बाद अगर आप प्राइसिंग पर आएँ तो प्राइसिंग है, ये 23 पर भी है, 22 पर अगर आप आ जाएं, सॉरी 23, पेज 23, 22A पहले आ जाइए। 22A 250 रुपये पर मेट्रिक टन इनको अलॉटमेंट किया गया, और इसका मार्केट रेट 2000, वो अभी हम दिखाते हैं। अगले पेज आ जाए 23, 350 रुपये पर मेट्रिक टन। अच्छा, ये अगला पेज आ जाए, पेज 24, 75 रुपये पर मेट्रिक टन। अब आ जाइए अगला पेज 25, 250 रुपये पर मेट्रिक टन। अब देखिए ये एग्रीमेंट्स क्या करते हैं। पेज नंबर उसी के जैसे जैसे ये लेते जाते थे तुरंत एग्रीमेंट होता था। पेज 30 पर आ जाइए, 30, पेज 30 पर 7 फरवरी 2004 को अब ये एग्रीमेंट होता है। जैसे ही उसको अलॉटमेंट होता है तुरंत ये लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं, दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। 2200 रुपये पर मेट्रिक टन। तीसरे पैराग्राफ के ऊपर प्राइस अग्रीड बाय बोथ पार्टीज इज 2200 200 रुपए की आज चीज खरीद के कल 2200 रुपए की, सरकार से 200 रुपए में खरीदी और कल उसको मार्केट में 2200 रुपए में बेच दिया। तो सीधे सीधे 2000 रुपए पर मेट्रिक टन का नुकसान। और एक कंपनी को 1 मिलियन टन, 10 लाख टन उन्होंने दिया, तो एक एक कंपनी को 200 करोड़ रुपए का उन्होंने फायदा पहुंचाया, और सरकार को उन्होंने 200 करोड़ का एक एक कंपनी के लिए नुकसान पहुंचाया। कई हजार करोड़ जाएगा, वो हमें आइडिया बहुत नहीं सारी है। कंपनियां हैं। एक्चुअली वो लोकायुक्त के रिपोर्ट में
कुछ कंपनियों का तो ब्यौरा दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस पर तहकीकात नहीं होगी? इस तरह से लूटा गया सरकारी संपत्ति को और वो तहकीकात नहीं होने देना चाहते, एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं कि तहकीकात ना हो पाए। हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तहकीकात रोकने के लिए। अगर वो पाक साफ हैं और अपनी सफाई चाहते हैं तो तहकीकात, हमने तो ये बोला है कि भाई SIT बनवाइए, 6 जजेस में से कोई भी 3 जज को सरकार सेलेक्ट कर ले। ऐसे 6 जज का हमने नाम दिया है जिस पर एक आदमी भी उंगली नहीं उठा सकता, इस देश का एक आदमी भी एक जज के खिलाफ भी उंगली नहीं उठा सकता। उनसे क्यों डरते हैं ये लोग? प्रशांत जी, सबसे पहले ये थोड़ा सा और बता दीजिए, एक तो सहाय, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर की बात करी, क्या ये जो आयरन फाइन्स की बात आप जो कह रहे हैं वो क्या लोकायुक्त की रिपोर्ट में था? अगर नहीं था तो कौन से पोर्शन पर ये सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने नहीं, देखिए मैंने बताया कि सबसे पहले एक कंप्लेंट फाइल करी जाती, पहले लोकायुक्त की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर लोकायुक्त की रिपोर्ट में दोनों चीज़ों का जिक्र है लेकिन कृष्णा साहब का नाम नहीं है। उसके आधार पर एक कंप्लेंट फाइल करी जाती है। एक आदमी इब्राहिम नाम का, उसने कंप्लेंट फाइल करी लोकायुक्त कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन दोनों मामलों पर तहकीकात हो जाए, यानी कि ये डी रिजर्वेशन फॉरेस्ट लैंड का और अलॉटमेंट ऑफ फाइन्स, दोनों मामलों पर लोकायुक्त पुलिस तहकीकात कर ले। उसको रुकवाने के लिए कृष्णा साहब हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि भाई ये अलॉटमेंट ऑफ फाइन्स के बारे में लोकायुक्त की रिपोर्ट ने इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए इसमें तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकायुक्त ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उनके पास ये दस्तावेज़ नहीं थे, जो दस्तावेज़ अब हमारे पास भेजे गए हैं, जिसमें कि इन्हीं के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने आदेश दिया है मैसूर मिनरल्स को कि भाई इनको अलॉटमेंट कर दो या इनकी जगह बदल दो। दूसरा, इनके खुद के जो माइंस मिनिस्टर थे मुनियप्पा, उनके इतने सारे अब नोट्स आ गए जो इन्हीं के नीचे इन्हीं के मिनिस्टर थे, इन्होंने ही मिनिस्टर बनाया था कि इनको इतनी अलॉटमेंट कर दो, 50,000 टन दे दो, अब 20,000 टन दे दो, वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये है कि क्या अब ये सब दस्तावेज़ आने के बाद, ये सब दस्तावेज़ सामने होने के बाद, क्या इस पर कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ये बस कह के हम बैठ जाएं कि भाई मामला सब जुडिस है, कहीं कोर्ट में पेंडिंग है? इसका क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन क्या कह रहा है? नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट का तो ये कह रहा है कि अभी तहकीकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिसने वो पिटीशन फाइल करी थी उसका लोकस हम एग्जामिन करेंगे। यानी कि क्रिमिनल लॉ में कानून बिल्कुल साफ है, अगर कोई बेईमानी हुई है तो कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, साफ है इसमें, तो क्यों कतरा रहा है? उनको खुद वेलकम करना चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है, हो जाए। भाई टीम अन्ना के ऊपर आरोप लगे, हमने तो कहा कि हमारी भी जांच करा लो, सारे आरोपों की जांच करा लो, हमें तो डर नहीं लगता। इन 15 मंत्रियों को इतना क्यों डर लग रहा है? वो क्यों इस जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्यों कतरा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दाल में काला है। प्रशांत जी, जहाँ तक मुझे याद है इस मामले को लेकर इब्राहिम का पॉलिटिकल संबंध बताया गया था, उस पर शायद अल्तमिस कबीर सुन रहे थे इस मामले को। आपने शायद आईए भी उसमें फाइल किया था, तब आप? मैंने आईए नहीं फाइल किया था, मैं इब्राहिम साहब के लिए एक हियरिंग में जब ये स्टे ऑर्डर पास किया गया था तब मैं अपीयर हुआ था उस केस में, इसलिए भी मुझे उसके फैक्ट्स पता हैं। अरविंद जी, एक सवाल इसका अलग है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ये कह रहे हैं कि संसद में पैसे का बोलबाला है, जो 50 करोड़ की संपत्ति दिखा रहा है उसकी संपत्ति 500 करोड़ होती है। हम लोग जानबूझ के जो है अपने गलत एफिडेविट फाइल करते नहीं तो पकड़े जाएंगे। क्या कहेंगे? पूरी कांग्रेस ये मान रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये कहना है। ये खुद कांग्रेस के महासचिव बोल रहे हैं, पूरा देश तो ये सोचता था और ये शक था, ये अफवाहें थी, ये सुना जाता था कि संसद के अंदर पैसे का बोलबाला है, लेकिन अगर वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो तो अंदर की सारी बातें जानते हैं। तो इसकी तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर संसद के अंदर पैसे का बोलबाला है, जो कि हम देखते थे कि किस तरह से सांसदों की खरीद फरोख्त भी होती है, तो ये बहुत जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और हम चाहते हैं कि इसकी
तह तक जाके इसकी सच्चाई पता की जाए, क्योंकि अगर उनका बयान सच है तो ये हमें लगता है कि सबसे खतरनाक बात है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बेलारी की आपने बात करी थी, बेलारी में आज जितना भी माइनिंग माफिया है, जितना फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर दिया गया नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए, उसमें आपने कहा कि ये उसी टाइम के एसएम कृष्णा, तो आप कहेंगे क्लियरली कि एसएम कृष्णा साहब के टाइम की पे वो मशरूम हुआ माफिया और उन्होंने शेयर दी उनको? देखिए, ये ओरिजिनेट तो कृष्णा साहब के समय हुआ है, क्योंकि ये सारा डी रिजर्वेशन निजी कंपनियों की माइनिंग, पहले आयरन ओर की माइनिंग, अगर आप हमारी चिट्ठी पढ़ें जो हमने जवाब में लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्णा साहब के टाइम के पहले प्राइवेट सेक्टर में आयरन ओर की माइनिंग नहीं अलाउड थी और फॉरेस्ट एरियाज़ में भी नहीं अलाउड थी। कृष्णा साहब ने इसकी पहल करी कि इसको, पहली बात तो निजी कंपनियों के लिए आयरन ओर की माइनिंग खोल दी, इसको स्ट्रेटेजिक मिनरल माना जाता था जो कि सिर्फ स्टेट सेक्टर के लिए रिजर्व था, निजी कंपनियों के लिए खोल दी, और दूसरा फॉरेस्ट एरियाज में भी खोल दी। अरविंद, अभी अन्ना ने कोल्हापुर में कहा है कि उन्हें जो अभी आपने 15 मंत्रियों के सबूत पेश किए उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है और वो जब दिल्ली आएंगे तब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। आपका क्या कहना है? आप लोगों ने उन्हें बताया नहीं? उनको बाकी सभी मंत्रियों के बारे में जानकारी है। ब्रॉडली 25 मार्च को जैसे जंतर मंतर पे हुआ था तब उन्होंने सारे वो तथ्य सुने थे। उसके बाद जब वो दिल्ली भी आए थे तो दिल्ली में एक मंत्री का उनके साथ डिटेल में चर्चा हुई थी। उन्हीं के कहने पे हमने जो 7 मई को चिट्ठियां लिखी थी सारे मंत्रियों को, तो उन्हीं के कहने पे हमने वो सारी चिट्ठियां लिखी थी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री वाला जो आया, श्री प्रकाश जायसवाल जी का हमने पहले नाम लिखा हुआ था, लेकिन और डिटेल में जाने पे पता चला कि श्री प्रकाश जायसवाल जी ने तो इस घोटाले के बाद ज्वाइन किया था। इस घोटाले के टेन्योर के दौरान थ्रू आउट कोल मिनिस्ट्री जो है वो प्रधानमंत्री के अंडर में थी। तो इसके बारे में वो अन्ना जी और सारे तथ्य, वो आज भी सुबह मेरी बात हुई, प्रशांत जी की भी बात हुई, कल भी हमारी डेली बात हो रही है अन्ना जी से, तो वो प्रधानमंत्री वाले के मुद्दे के ऊपर एक बारी दिल्ली में आके और सारे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो तो उनको दिखा देंगे डॉक्यूमेंट्स। असल में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर अंग्रेज़ी में हैं जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए गए, तो इसलिए अन्ना क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते तो इसलिए उनके लिए उनको कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ाने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इतनी जल्दी में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी ट्रांसलेशन करा के उनको भेज कर नहीं पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन उनको देखिए मोटे मोटे तौर पर सब पता था कि किन मंत्रियों के खिलाफ क्या है। प्रधानमंत्री का उनको पूरा नहीं पता था, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि हम लोग जो कर रहे हैं, अगर हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों की एक पैनल भी था जिन्होंने इसको वेट किया था, देख लिया था कि ठोस आधार हैं कि नहीं है, तो हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। प्रशांत जी, जिस तरह कल आपने प्रधानमंत्री को शिखंडी कहा, उस पर काफी बवाल मचा कर दिन भर राजनीतिक दलों ने कहा कि शिष्टाचार की एक भाषा होती है और खासकर देश के प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें संयम बरतना चाहिए। बीजेपी ने कहा और सभी पार्टियों ने कहा। आपको लगता है कि भाषा को थोड़ा मर्यादित रखने की जरूरत है या आप कायम है जो आपने कल शिखंडी कहा था? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री को शिखंडी नहीं बोला, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में ये बोला कि हम लोग सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री खुद पैसे नहीं लेते, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिससे ये दिखता है कि उनके मंत्रिमंडल में आधे या आधे से ज़्यादा मंत्री भ्रष्ट हैं और सबसे प्रभावशाली मंत्री भ्रष्ट हैं, और इनके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री को पता होने के बाद भी उनको वो कायम रखते हैं, और अपने मंत्रालय, जो मंत्रालय खुद उन्होंने संभाला हुआ है, उसमें भी भ्रष्टाचार होने देते हैं, चाहे वो खुद पैसे नहीं लेते, ये हम मानते हैं। तब सवाल ये उठता है कि ऐसी ईमानदारी का क्या फ़ायदा। और कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री तो बड़े ईमानदार हैं, उनको एक इस सरकार के मुखिया के तौर पर एक ईमानदार चेहरे की तरह उतारा जाता है। तो मैंने ये बोला कि ये तो एक कवच की तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को अपने कवच की तरह इस्तेमाल कर रही है, जैसे
महाभारत में शिखंडी को इस्तेमाल किया गया था। उस सेंस में मैंने उनको शिखंडी नहीं बोला, मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी उनको एक कवच की तरह, जैसे शिखंडी को कवच की तरह महाभारत में इस्तेमाल किया गया, उस तरह से इस्तेमाल कर रही है। अरविंद जी, अन्ना को एक फिल्म दिखाई गई गली गली चोर है, जिस पर उन्होंने बाद में रिएक्ट किया कि अगर ये प्रकाश चंदानी नाम के बदनाम क्रिकेट बुकिंग का पैसा लगाया इसमें तो उम्र कैद होनी चाहिए। इस पर क्या रिएक्शन? उस पर तो कर दिया अन्ना ने रिएक्शन, मेरे को क्या कहना। इंडिपेंडेंट जांच की बात की है, इसके बाद में क्या आपको लीगल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने का मन बना? नहीं, हम लीगल प्रोसीडिंग्स, लेकिन अरविंद कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि अगर पी मन्ना के पास इतने सारे सबूत हैं और पुख्ता सबूत है तो सीधा सीधा कोर्ट क्यों नहीं जाते, मीडिया के जरिए बोलने के बजाय। देखिए कोर्ट, फिर हमें ताज्जुब होता है सरकार के या कांग्रेस के लोग ऐसा कह रहे हैं। कोर्ट जांच नहीं करता, कोर्ट न्याय देता है। जांच तो जांच एजेंसी करती है, कोर्ट उन्हीं जांच एजेंसियों से जांच करवाता है। तो आज हमारे देश के अंदर एक भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो कि इन सरकार के कंट्रोल के बाहर हो। कोर्ट भी कई बार कंस्ट्रेंड हो जाते हैं कि किस जांच एजेंसी से जांच कराएं। तो कोर्ट में तो कोई जांच एजेंसी जांच करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी, गवाह इकट्ठे करेगी और कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। तो जांच तो करवाइए पहले, तभी तो कोर्ट में मामला जाएगा। जांच एजेंसी कौन सी है? एक भी जांच एजेंसी हमारे देश में नहीं है जो कि मंत्रियों के नियंत्रण के बाहर हो। ये मंत्री चोरी करते हैं और अपने अंडर की एक जांच एजेंसी से जांच करा के और अपने आप को बरी करा लेते हैं। ये इस तरह से भ्रष्टाचार मिटेगा हमारे देश का? संसद का अपमान किया है, तो भेजेंगे याचिका दिल्ली में 30,000 रिपोर्ट में एक एनजीओ द्वारा डाली गई कि आपने संसद का अपमान किया, 27 जून उस पर लगी है। इस पर आपका क्या कहना है? तो हम वेट कर रहे हैं, ऑर्डर की वेट कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल, कर्नाटक के एक सीएम जांच से आपकी का टीम के मेंबर रहे संतोष लेते हैं, उनको जांच में दोषी करार दिया। एक सीएम बच रहे हैं एस एम कृष्णा, और जो पूरा स्कैम हुआ है वो बेलदारी में हुआ है, क्योंकि कभी सोनिया गांधी यहाँ की एमपी, तो क्या सोनिया गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की इस गंभीरता को संसद में उठाएं? क्या उनकी कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं इस पूरे स्कैम करने? देखिए, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की लीडर हैं और सब ये मानते हैं कि सोनिया गांधी जी सिर्फ कांग्रेस की ही लीडर नहीं हैं, बल्कि उनके बिना अनुमति के सरकार में कोई अहम फैसले नहीं लिए जा सकते। अगर वो चाहें तो सरकार के किसी भी फैसले को बदलवा सकती हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से निकलवा सकती हैं। ये सब लोग मानते हैं, पूरा देश ये बात समझता है। अब ऐसे हालात में जब ये दिख रहा है और साफ जाहिर है, देखिए हमारे पास तहकीकात करने की कोई पावर नहीं है, लेकिन बगैर उस पावर के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, कभी आरटीआई से, कभी सीएजी की रिपोर्ट से, कभी कोर्ट के ऑर्डर से, कभी और डॉक्यूमेंट्स जो कि विसिल ब्लोअर्स ने निकाल के भेजे हैं, उसके वजह से हमारे पास खूब सारे डॉक्यूमेंट्स आए अलग अलग सोर्सेज से, जिसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई डाउट नहीं हो सकता, जिसके आधार पर कम से कम प्राइमा फेसी ये बिल्कुल साफ है कि इतने सारे मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली मंत्री भ्रष्ट हैं। अब अगर ये सब देखते हुए भी सोनिया गांधी जी अगर चाहें तो आज अगर वो चाहें तो तुरंत एसआईटी का आदेश हो सकता है, क्योंकि उनका इतना दबदबा है इस सरकार के ऊपर। तो मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अगर इसमें, क्योंकि अधिकतर कांग्रेस के मंत्री हैं और अगर वो चाहती हैं कि कांग्रेस की और इस सरकार की छवि साफ रहे तो उनको खुद, और अगर वो चाहती हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, तब उनको खुद तुरंत प्रधानमंत्री को और इस सरकार को ये आदेश देना चाहिए कि हाँ भाई एसआईटी बनवा दो, तहकीकात करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।